हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने नेस्ले का बेबी फ्रूट प्रोडक्ट जो है उस सेगमेंट का बिजनेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब नेस्ले को तो जानते ही हैं क्योंकि नेस्ले की मैगी सबके घर में ही आती है। तो बट नेस्ले जो है वो मैगी से ज़्यादा बड़ा मोनोपोली जो है वो बेबी फूड सेगमेंट के अंदर है। वो कैसे, वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ और उसका बिजनेस शो करने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए। बेबी मिल्क पाउडर आते हैं नेस्ले के दो, एक नैन और लेक्टोजन। और जो बच्चे 2 साल से बड़े हो जाते हैं उनके लिए बाद में ये सेरेलैक भी बेचते हैं, वो भी बेबी फूड प्रोडक्ट के सेगमेंट में ही आता है। अब उसके अलावा अब हम जानते हैं नेस्ले कंपनी जो है एज अ होल उसका प्रॉफिट्स कहाँ से जनरेट होता है। तो अगर आप ध्यान से उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका 55% जो प्रॉफिट्स है वो इस बेबी मिल्क प्रोडक्ट सेगमेंट से आता है। और सिर्फ 30% जो है वो मैगी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैगी, मैगी की सॉस, मैगी के मसाले के पाउचेस, उनसे सिर्फ 30% प्रॉफिट आता है। लेकिन जो ये बेबी फूड सेगमेंट है यहाँ से 55% प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं। और बाकी जो 15% बच गया वो बाकी मंच, किटकैट और मिल्की बार और उनकी जो कॉफी आती है नेस्कैफे की, उससे वो ड्राइव करते हैं 15% का प्रॉफिट जो बच गया। और नेस्ले बेबी फूड मार्केट के अंदर मोनोपोली कैसे है। नेस्ले का 97% मार्केट शेयर है बेबी फूड मार्केट के अंदर। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी मोनोपोली कोई कंपनी कैसे बन सकती है इंडिया जैसे कम्पिटेटिव देश के अंदर, और अगर इतने ज्यादा प्रॉफिट्स में जनरेट होते हैं तो बाकी कंपनीज इसमें आगे क्यों निकल पा रही नेस्ले से। नेस्ले के पास क्या मोट है वो मैं आपको आज अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो लेट 1990s में हुआ क्या, जो गवर्नमेंट है उसने जो बेबी फूड प्रोडक्ट आता है ना, मिल्क प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं नैन और लैक्टोजन हो गया, और तो इन्हें पहले कैटेगराइज किया जाता है एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमेबल गुड्स, उसमें कंसीडर किया जाता था। बट लेट 1990s में इसको चेंज कर दिया गया एज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, यानी कि ये अब सिर्फ केमिस्ट पे ही मिलेगी और उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको किसी भी किराना स्टोर पे या मॉल में कहीं नहीं बिक सकती। ये एक एफएमसीजी की जगह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बन गया। ठीक है, तो इससे 3 बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट हुए बेबी फूड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, और हाँ आपको एक चीज और बता दो, सिर्फ इंडिया के अंदर ही है कि जो बेबी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, उसको कंसीडर किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की तरह। दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं है जहां पर ऐसा कंसीडर किया जाता हो। तो पहले जो कहते हैं बैरियर टू एंट्री बना इस लॉ के अंदर चेंज की वजह से, वो बना नो एडवर्टाइजमेंट। इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, इंडिया में अलाउड नहीं है कि बेबी फूड प्रोडक्ट जो है उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा सके। तो उसकी वजह से कोई और बहुत बड़ा ब्रांड बना ही नहीं पाया नेस्ले के अलावा। नेस्ले ने 1990 से पहले ही अपना ये ब्रांड इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया था। बिल्कुल उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, तो उनका ही नाम पूरे इंडिया के अंदर चल गया। उसके अलावा कोई और एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं सकता, तो कोई ब्रांड क्रिएशन होगा ही नहीं। ब्रांड क्रिएशन ना होने की वजह से इनकी पूरी मोनोपोली बन गई और इनके अगेंस्ट में कोई कंपटीशन स्टैंड ही नहीं कर पाया। और आपको पता है अबाउट इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, तो उन्होंने भी अपना सिमिलैक नाम का प्रोडक्ट लाए थे जो भी बेबी फूड प्रोडक्ट है। बट वो नहीं बिक पाता इंडिया के अंदर क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो डिमांड ही नहीं करते इसकी, क्योंकि जो नेस्ले का ब्रांड बना हुआ है उसको कोई और अपना ब्रांड बना ही नहीं पाया। तो जो पेरेंट्स है वो जानते भी नहीं है। आप भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट को तो जानते होंगे, लेकिन जो अबाउट इंडिया ने सिमिलैक बनाया उसको कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये पहला कहते हैं बैरियर टू एंट्री बन गया कि इस मोनोपोली के अंदर कोई और घुस नहीं पा रहा है इस वजह से, क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा, ब्रांड क्रिएट नहीं कर पा रहा। अब सेकेंड चीज, जब इसको प्रिस्क्राइब ड्रग बना दिया गया तो इसके अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड हो गई। और एक फन फैक्ट ये है कि पिछले 15 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया है। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि डब्ल्यूएचओ ने बोला हुआ है कि जो एक माँ का दूध होता है वो सबसे न्यूट्रिशियस होता है उसके बच्चे के लिए। तो कोई भी आर्टिफिशियल जो मिल्क होता है हम उसको प्रमोट नहीं करना चाहते, इस वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस रिफ्यूज कर देते हैं किसी भी और कहते हैं जो कंपनी अगर उसमें एंटर करना चाहती है। अभी पेंडिंग में 15 लाइसेंस पड़े हुए हैं, बट गवर्नमेंट कोई भी अलाउ नहीं कर रही, किसी को भी लाइसेंस देना अलाउ ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से दूसरा कहते हैं बैरियर टू एंट्री बन गया। अब तीसरा बैरियर टू एंट्री ये है कि जैसे इसको प्रिस्क्राइब ड्रग बनाया गया तो फार्मेसी के अलावा कोई और बेच ही नहीं सकता। और नेस्ले ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर खूब ध्यान दे रखा है। उन्होंने जितनी भी फार्मेसीज हैं उनको बहुत ही हाई मार्जिन प्रोवाइड करती हैं। और फार्मासिस्ट के लिए जो बेबी फूड में कहते हैं बेबी फूड है वो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है।
और इसको जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके अलावा कोई और बेच नहीं सकता, कोई भी शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं और बिकेगा नहीं। तो उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, जितने भी केमिस्ट हैं उनके पास पहुंचे, उनको हाई मार्जिन दिया। इसकी वजह से इसके अलावा कोई और लेते ही नहीं है। उसके अलावा जितने पेरेंट्स हैं वो नेस्ले के एक ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी पे ट्रस्ट करते हैं, और अपने बच्चे के लिए जो उनको देना चाह रहे हैं, जो भी फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो अपना बेस्ट ही देना चाहेंगे। तो इसलिए सिर्फ वो नेस्ले का ही मांगते हैं कि हमें नेस्ले का ही बेबी फूड चाहिए। अब इसके अलावा जो इनकी बिजनेस की मोड्स बनी, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मोड का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मोड के लिए आपको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। पहले होता ये था कि किसी कोई भी राजा का कोई महल में रहता था, तो उसके आसपास के एरिया में वो खुदाई करवा के एक टाइप ऑफ लेक बनवा देते थे, एक पानी की स्ट्रीट बना देते थे, ठीक है, इसके अराउंड में, और उसके अंदर मगरमच्छों को छोड़ देते थे। तो अगर होता ये कि मान लो उनकी आर्मी हार गई, तो कोई और कहते हैं देश का कोई राजा हो या फिर कोई अटैक करने वाला हो, तो क्रॉस करके ना आ सके, और बीच का ब्रिज है वो हटा देते थे, तो कासल के अंदर कोई एंटर ना कर पाए। तो ये जो चीज होती है इसको मोट बोलते हैं, जो ये क्रिएट किया जाता है। एक ये मोट को आप बैरर की तरह समझ सकते हैं कि कोई बैरर बन गया ताकि कोई अंदर घुस ना पाए मार्केट के अंदर। तो इसकी इनका बिजनेस मोड बना क्या, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो जितने पेरेंट्स हैं वो लगातार इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा हाई रहती है, और हर समय इनका प्रोडक्ट कहते हैं बिकता रहता है। तो इन्वेंट्री जो होती है वो भी नहीं रुकती। उसके अलावा पेरेंट्स बेबी फूड के अंदर बार्गेनिंग नहीं करते, तो इस वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन हाई रहते हैं। कोई फार्मासिस्ट जो होता है बार्गेन करने भी नहीं देगा, कोई भी बेबी फूड प्रोडक्ट के ऊपर बार्गेन आपको करने देगा, ट्राई कर सकते हैं जाके भी, तो बार्गेनिंग पावर उस पर नहीं रहती। उसके अलावा जितने पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को बेबी फूड खिला देंगे ही, बेबी मिल्क पाउडर जो है वो प्रोवाइड करेंगे ही, चाहे जीडीपी गिरती है, प्रधानमंत्री बदल गया, कोविड आ गया, रशिया के लिए यूक्रेन के लड़ाई कर ली, कुछ भी दुनिया में हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता पेरेंट्स को, पेरेंट्स अपने बच्चे को बेबी मिल्क पाउडर देंगे ही देंगे। तो ये एक इनकी बिजनेस की बहुत बड़ी मोड बन गई। क्यों? क्योंकि इनकी दुनिया में कुछ भी हो रहा है लेकिन इनकी सेल्स जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, सेल्स वैसी ही बनी रहती है। तो इतना रोबस्ट बिजनेस इंडिया के अंदर नेस्ले ने क्रिएट कर रखा है। अब जो बेबी मिल्क के प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ देर से, तो उसका फाइनेंशियल्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, जो ये सेगमेंट है बिजनेस का, वो पूरी नेस्ले कंपनी एज अ होल के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है। तो जो अगर आप उनकी की जो बैलेंस शीट है उसको देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि 80% ऑफ द फ्री कैश फ्लोज सिर्फ यही सेगमेंट प्रोडक्ट कहते हैं प्रोड्यूस कर रहा है। बेबी मिल्क प्रोडक्ट का सेगमेंट जो है वही 80% ऑफ द फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस कर रहा है नेस्ले का। उसके अलावा इसका आरओसी अगर आप देखेंगे तो 85 से 90% आरओसी आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देख रहे कितना ज्यादा मतलब इनको मार्जिन मिलता है, कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये बेबी मिल्क का बिजनेस। और अगर कंसोलिडेटेड यानी कि पूरा मतलब उसके अंदर मैगी को भी इंक्लूड कर देंगे, बाकी जो प्रोडक्ट्स है उनको भी इंक्लूड कर देंगे, तो नेस्ले का एज अ होल जो आरओसी है वो 45 से 50 के बीच में रहता है। और इनकी हर साल जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% से इंक्रीज होती जा रही है, और प्रॉफिट्स जो है वो भी 25 ईयर्स से 20% से इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। और उनका शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे पास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, हर साल 20% से इंक्रीज हो रहा है विद वॉलेटिलिटी लेस देन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो जो नेस्ले के जो कंपनी है उसका जो शेयर भी है वो हर साल 20% से बढ़ रहा है, और वॉलेटिलिटी है ही उसके अंदर, बहुत ही कम वॉलेटाइल स्टॉक है वो। और इसके अंदर ग्रोथ होगी जैसे जैसे और ज्यादा जो हमारा मिडिल क्लास है वो स्ट्रांग होगा, और ज्यादा लोगों की जो इनकम है वो राइज होगी, वैसे वैसे इसकी सेल्स और ज्यादा बढ़ने वाली है। जितने रूरल एरियाज में ये अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, ये वहां पर पहुंचने वाले हैं, वहां के लोग भी बेबी फूड कहते देने वाले हैं बच्चों को। तो इस वजह से इनका फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी। अब उसके अलावा अगर आप नेस्ले कंपनी को अब बाय करने के बाय में इंटरेस्टेड है, और आप जानना चाहते हैं कि इसका बाइंग लेवल क्या हो सकता है, किस कहते हैं प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए स्टॉक, तो वैसे तो ये स्टॉक वैसा है कि आप किसी भी प्राइस पे बाय कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। बट अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं कि कौन से सपोर्ट जोन है जिसके अंदर हम बाय कर सकते हैं स्टॉक को, तो ये पिछले एक साल का चार्ट है नेस्ले का। इसके अंदर जो मुझे दो अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं वो है 17,600 पे और 16,300 पे। तो आप अगर ये स्टॉक डिप करता है तो आप इन दोनों प्राइस लेवल्स पे इसको खरीद सकते हैं। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा, ये इतना अच्छा स्टॉक है कि आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा वो मेरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।